आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। देश में बहुत से आंदोलन हो रहे हैं। जैसे कि पिछले 2.5 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसके पहले भी मजदूरों का आंदोलन चला। और हम हमारी देश की परंपरा अगर देखते हैं, देश से अंग्रेजों को भगाने के आंदोलन से लेकर महिलाओं के हकों के लिए, चाहे वो महात्मा फुले का आंदोलन हो या किसी और ने चलाए हो आंदोलन हो, उसके बाद दलित आंदोलन, ऐसे बहुत तमाम आंदोलन है। हम अगर उसकी एक फहरिस्त बनाते हैं तो इन आंदोलन की फहरिस्त आज बताते बताते हम थक जाएंगे। और उसी आंदोलन का ये नतीजा है कि आज हम इस भारत में, जिसे हम रिपब्लिक इंडिया कहते हैं, इसमें स्वतंत्र, समता और न्याय के साथ रह रहे हैं। ये आंदोलन का नतीजा है कि अंग्रेज इस देश को छोड़कर चले गए। ये आंदोलनों का नतीजा है कि हम इतने फ्रीडम के साथ सड़कों पर चल सकते हैं, हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं सड़कों पर चल सकती है। लेकिन ये जो दौर चला है आंदोलनों के बारे में बोलने का, किसान आंदोलन से खासकर ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग हैं जो आंदोलन जीवी है। अब इस आंदोलन जीवी का क्या अर्थ पकड़ा जाए, इस अर्थ को जानने के लिए डॉक्टर सुरेश खन्नार साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। एक नया शब्द निजात हुआ। हमने तो इन तमाम 6 सालों में बहुत शब्द देखे। अभी वो हम कैमरा पर नहीं बोल सकते, लेकिन सोशल मीडिया में तमाम शब्दों का जिक्र होता है। लेकिन ये जो शब्द अब ये आया है, जिसको आंदोलन जीवी कहा गया है, इसके क्या मायने हैं और इस शब्दों का भी प्रचलित हम क्यों कर रहे हैं? ये जब से मैंने सुना खुद लाइव जी तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। जी। आज मेरी उम्र 68 साल की है। 18 साल माइनस कर दो तो कुल मिला के 50 साल का मैं आंदोलन जीवी हूं। मैं नरेंद्र मोदी से लेके पूरे विश्व के हमारे जो भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको सबको डंके की चोट पे कहता हूं कि मैं आंदोलन जीवी हूं और इसका मुझे बहुत गौरव है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी ऐसे किसी अरे गहरे कामों में खर्च नहीं की। इस देश के महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर, फिर वो गवड़ी बंदूक के आंखें निकालने वाली बात हो, जब मैं 18 साल की उम्र का था, अमरावती में पढ़ रहा था, अकोला जिले की घटना है। फिर वो आपातकाल की बात हो, उसके पहले जेपी आंदोलन, जिसका मैं खुद एक सिपाही हूँ, वर्तमान प्रधानमंत्री भी है, और उसके अलावा स्थानीय आंदोलनों से लेके विश्वव्यापी। मराठी में एक कविता है, अन्याय घडो शेजारी की दुनियेच्या बाजारी, धावून तिथेही जाऊ, स्वातंत्र्य मंत्र हा गाऊ। ये कविता मेरे जीवन की किसी भी गीता, बाइबल, कुरान से ज्यादा प्रिय कविता है, मेरे दिल के अंदर बैठी हुई कविता है। और उस कविता का हिमायती होने के नाते मैं विश्व के स्तर पर किसी भी तरह की गलत घटना के खिलाफ में लड़ने वाला वो आंदोलन जीवी हूं। नरेंद्र मोदी जी की भाषा में, जो खाली गांव के घर के अगल बगल के नहीं, मैं फिलिस्तीन से लेके, मैं लेबनान से लेके, इराक से लेके, सीरिया से लेके, और डोनाल्ड ट्रंप जैसे रेशियल आदमी से लेके हर तरह के गलत बातों के खिलाफ लड़ने वाला एक गिलहरी, एक छोटा सा आंदोलन जीवी मैं हूं। और इस कारण नरेंद्र मोदी जी के इस वाक्य का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्रीतम जी, मैंने रात को 2 बजे से सवेरे 5-6 बजे तक जाग के, हाँ नरेंद्र मोदी जी, मैं आंदोलन जीवी हूं, लेकिन मैं दंगा जीवी नहीं हूं। क्योंकि आपको शर्म आनी चाहिए। आप दंगा जीवियों के बल के ऊपर आज आप सत्ता के पायदान पे कितने कितने शवों पे, लाशों पे पैर दे के आए के चढ़े हो। आपको ये शोभा नहीं देता। और आगे जाके बोलूंगा, भारतीय संसद के इतिहास में इतना बिलो बेल्ट बोलने वाला प्रधानमंत्री मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा है। ये प्रधानमंत्री पद पे पहुंच गए, उस पद की गारिमा को भी कम से कम ध्यान में लाए। ये आज इस देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए आदमी है। ये इंडियन एडिशन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप है। उसको अभी अभी अमेरिका के लोगों ने घर भेजा है और इनकी भेजने की तैयारी चल रही है। और इसीलिए इनके पैर के नीचे की जमीन हिल जाने के कारण पूरे विश्व भर में इनकी थूथू हो रही है।
26 मई 2014 को शपथ लेने के कुछ चंद दिनों के भीतर इन्होंने जो विदेशों के दौरे शुरू कर दिए थे, और उसके लिए अभी 1000 करोड़ से ऊपर का बहुत अत्याधुनिक वायुयान खरीदा है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट के बाद सिर्फ दुनिया में अभी इनके पास में है, जो कि कोरोना के कारण हमारा आर्थिक भट्टा बैठ गया है। कोरोना के कारण हमारी कई परियोजनाएं इफेक्टेड हो गई है। कोरोना के कारण हमारे कई बजटों को क्या क्या करना पड़ा है, ये वर्तमान बजट उसका साक्षी है। लेकिन उसके बावजूद इसी कोरोना के काल में इन्होंने लगभग 1000 करोड़ के आसपास का विमान खरीद किया है। चाय वाला का लड़का बोल के, चाय वाला का लड़का बोल के, गरीब का लड़का बोल के आज 21-22 लाख का सूट पहनने से लेके हजारों करोड़ के वायुयान उड़ाने वाले आदमी को किसी दूसरों को आंदोलन जीवी या दूसरों को आंदोलन खोर या इस तरह का कुछ, और वो भी कौन, वो इस देश के 50% से ज्यादा आबादी जो अन्न का निर्माण करते हैं, ये इनके सूटों से, ये इनके वायुयानों से पेट भरने वाले नहीं है। आखिर इनको सवेरे मोर को ही सही, मोर को भी दाना खिलाने के लिए उनको प्लास्टिक का दाना या उनको कोई डिजिटल कोई काम नहीं आने वाला है, वो दाना ही काम आने वाला है, वो भले चना हो या कोई गेहूं या जो कुछ हो। तो ऐसे प्रधानमंत्री को ये बोलते हुए शोभा नहीं देता है। और इसलिए मैं एक खुद 50 साल कंप्लीट गिन के आंदोलन किया हुआ आदमी हूं, और इस कारण मैं आंदोलन जीवी होने की बात को खुद आपके कैमरे के सामने स्वीकार करता हूं और गौरव महसूस करता हूं कि मैं आंदोलन जीवी हूं और आंदोलन जीवी रहूंगा। इतिहास के क्रम में सोक्रेटिस से लेके यीशु क्रिस्त से लेके महात्मा गांधी, बाबा साहब आम्बेडकर तक सब आंदोलन जीवी थे। बाबा साहब चाहते तो बहुत बड़ी प्रैक्टिस कर सकते थे, बहुत सफल वकील थे, बहुत अच्छी अच्छी केसेस जीते। गांधी जी भी बड़ी मुश्किल से लेकिन वकील के तौर पे इस्टेब्लिश हो गए थे, वो भी वकालत करके बहुत अच्छी अपनी कमाई कर सकते थे। ये दो बैरिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, 50 नाम गिना सकते हैं। जिस सुभाष बाबू को अभी 23 जनवरी को ये पराक्रम दिवस बोल के आ गए, कौन थे वो? आंदोलनकारी ही थे। जिस स्वातंत्र भी सावरकर की बात कर रहे, भले वो माफी मांग के बाहर आ गए होंगे, लेकिन वो कौन थे? और जिस पद पे ये आके बैठे, ये पद क्या इन्होंने क्या खाली राम नाम की माला जप के हासिल किया क्या? इस संविधान के खिलाफ, संविधान की ऐसी की तैसी करके इन्होंने आंदोलन किए हैं। जिस संविधान में धर्म के आधार पर आंदोलन करना गलत है, इसके बावजूद इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा के मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए रथ यात्राओं के फोटो मैं आपको दूंगा, आप उस क्लिप में डालिए। ये नरेंद्र मोदी जी को नैतिक अधिकार नहीं है इस ढंग का प्रवचन देने का, क्योंकि नरेंद्र मोदी का आज 71 साल का उनका एज होने जा रहा है सितंबर महीने में। मैं नरेंद्र मोदी की 20 साल की, ये जो अभी की 2002-1 के अक्टूबर में जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए और आज 2021 में हम बात कर रहे, ये 20-22 साल का पीरियड छोड़ दे तो नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे? नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक थे। नरेंद्र मोदी संघ की तरफ से बिहार आंदोलन के लिए डेप्यूट किए गए आदमी थे। नरेंद्र मोदी संघ की तरफ से गुजरात के नवनौराना आंदोलन में सचिव के पद पे उनके मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूं। शोभा नहीं देता है। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जाने वाली कहावत जैसा वो कर रहे हैं। और आज जो रोने का आपने ही बताया, मुझे तो नहीं मालूम, अगर वो रोए होंगे तो ये रोना पश्चात बुद्धि का रोना है। जैसे कि हम आंदोलनी शब्दों को लेते हैं, तो इस आंदोलनी शब्द की केवल देश में नहीं तो पूरी दुनिया में अपनी एक गरिमा है, उसका एक महत्व है। अगर हम राजा राम मोहन राय के आंदोलन तक से जाए, हम स्वामी विवेकानंद का आंदोलन देखें, मार्टिन लूथर किंग से कार्ल मार्क्स, लेनिन, महात्मा फुले तक जाए, और उसके बाद बाबा साहब और तमाम आंदोलन, और अभी जो आंदोलन चल रहे हैं उस आंदोलनों को भी देखे तो ये जो महापुरुष जिन्होंने इस देश की गरिमा के लिए आंदोलन किए, महिलाओं के उत्थान के लिए, दलितों के, किसानों के उत्थान के लिए आंदोलन किए, क्या इनकी अवमानना नहीं हुई इन महापुरुषों की? इस देश का जो एक तरह से बर्फ के गोले जैसा जो समाज बन गया था, इस समाज को ये जो भी कुछ थोड़ा बहुत आकार देने का काम जो किया है, 200 या 500 1000 साल भी बोलिए, क्योंकि पीछे भी जाना होगा, गौतम बुद्ध, महावीर भी, अभी से बात नहीं है, सवाल 2500-3000 साल का है।
इस पूरे दौर के वो भी आंदोलन था, गौतम बुद्ध की तरफ से शुरू किया गया, महावीर का भी आंदोलन था 2-2,500 साल पहले का, और उसके बाद में हमारे संतों से लेके, नानक साहब ने बड़ा आंदोलन नानक चलाया। साहब से लेके, कबीर से लेके, तुकाराम से लेके, ज्ञानेश्वर से लेके, ज्योतिबा से लेके, बाबा साहब से लेके, महात्मा गांधी से लेके, और अभी के वर्तमान में जो कुछ चल रहा है देश भर में और दुनिया भर में, गोरों के खिलाफ कालों का आंदोलन, वर्ण के आधार पर, बिल्कुल महिलाओं के अधिकारों का आंदोलन, कई तरह के अलग अलग मजदूरों के शोषणों के आंदोलन, जो कार्ल मार्क्स के थ्योरी के कारण बाद में, औद्योगिक क्रांति के बाद में निकले हुए। तो विश्व ही पूरा जो आज बदला हुआ है, आपको जो आज दिख रहा है, मुख्य रूप से सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, राजकीय परिप्रेक्ष्य में, स्वातंत्र, समता, बंधुता का संदेश फ्रांस के आंदोलन से ही आया है बाहर। बाबा साहब की जो 30 सूत्री है वो फ्रांस के आंदोलन से निकली हुई है। तो विश्व के इतिहास के कितने, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है और बहुत दुख के साथ मैं कहता हूं कि इतना इग्नोरेंट प्रधानमंत्री, इतना अज्ञानी प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में कभी नहीं कोई हुआ है। लेकिन हम मरते दम तक आंदोलन खोर, आंदोलन वाले, आंदोलन जीवी रहेंगे, रहना चाहते हैं, और हमें होने का गर्व है। और नरेंद्र मोदी जी, जिसको अंग्रेजी में स्लिप ऑफ टंग बोलते हैं, इस कारण वो आज रो रहे हैं। और मुझे पक्का विश्वास है कि उनको, उनके कल के ये जो उन्होंने वहां जो किया है लोकसभा में, अशोभनीय शो किया है। वो तालियां ले रहे थे उस समय, उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि वो कोई बहुत बड़ा ऐसा डायलॉग मारने जा रहे हैं, शीशे के घर में रहने वाले दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते वगैरह। वो जो राजकुमार, दिलीप कुमार जी के स्टाइल पे चले गए शायद, लेकिन उनको बाद में एहसास हुआ है कि वो क्या बोल के गए हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक खाली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे, वो इस देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए आदमी थे। और इस ढंग से वो जो कल जो घसर गए हैं, इसका एकमात्र कारण मैं बताता हूं, नरेंद्र मोदी जी का कॉन्फिडेंस लूज होते जा रहा है। ये जो उनका लक्षण है ना, अरे आंदोलन जीवियों से इतना क्यों डरते हो फिर? रास्ते खोदने से लेके, एक तरफ इसी नागपुर का एक आदमी रास्ते बनाने का दावा करता है कि मैंने इतने 1000 किलोमीटर रास्ते बना डाले। अरे तेरे रास्ते खोदने की एक तरफ, यानी नेकी कर और दरिया में डाल। रास्ते बनाते जा रहा, वो भी सीमेंट कंक्रीट के बनाते जा रहा। और दुनिया के इतिहास में मैंने आज तक किसी आंदोलन में ऐसे खाइया खोद के रास्ते, रास्तों पे और इस कीले, ढंग से रास्तों पे कील ठोकने वाले, कील भी मतलब सादे मामूली कील नहीं है, वो बहुत बड़े बड़े संबल होता है ना, उस संबल को कील बना बना के कंक्रीट से रास्तों के अंदर में गाड़ गाड़ के, ये जो फर्टाइल दिमाग है, ये जो इतनी कलात्मकता ये जो आई है आंदोलनों को खत्म करने की, ये न इंदिरा गांधी जी के दिमाग में आई कभी, न कभी और विश्व के किसी भी मेरे ख्याल से पद पे बैठे हुए आदमी के दिमाग में नहीं आई। नरेंद्र मोदी जी का ये जो पतन वाला जो दौर मैं देख रहा हूं, कीले ठोक नहीं रहे, वो अपने खुद के दिल पे कीले ठोक रहे हैं। तारों की बाढ़ जो लगा रहे, वो आंदोलनों को नहीं लगा रहे, अपने खुद के इर्द गिर्द में लगा रहे हैं। वो ये जो भी कुछ करतूते कर रहे, पानी तोड़ देना, बिजली बंद कर देना, इंटरनेट सेवाएं कर देना, डिजिटल 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 इंडिया बोलता हुआ थकता नहीं है। और दुनिया के इतिहास में का भारत नंबर 1 का आदमी देश बन गया है जिसने इंटरनेट सर्विसेज को ब्लॉक करने का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। बिल्कुल। लेकिन कुछ आंदोलन और भी हुए, जैसे कि हमने दिल्ली में देखा कि अन्ना हजारे आंदोलन पर, अनशन पर बैठे थे, तब जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी उसके खिलाफ, हो रही थी। और ये तो उस आंदोलन के खिलाफ कभी बोले नहीं। फिर रामदेव बाबा उस आंदोलन को ज्वाइन किए, हालांकि उनको फिर सलवार पहनकर वहां से भागना भी पड़ा, सलवार कुर्ता। तो ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन इनके लिए अच्छे है, और किसान जो आंदोलन कर रहे हैं तो वो आंदोलनखोर है, वो आतंकवादी है। ये फर्क क्यों ये सरकार और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं आंदोलन के बीच नरेंद्र में? मोदी में थोड़ी बहुत भी जो ईमानदारी होती ना, तो वो इस ढंग के जुमलेबाजी नहीं की होते। बेसिकली नरेंद्र मोदी जी के राजनीति की अगर आप पूरी 2001 के समय से आप पीछे अगर जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी जब आए गुजरात के सीएम बन के नाइट
बैट्समैन के जैसे। बैटमैन के। तो नरेंद्र मोदी जी जिस खासी तेली कम्युनिटी से है, उसका 2% भी गुजरात में नहीं है, और इसलिए इनके राजनीतिक जमीन नहीं के बराबर थी। ये ग्राम पंचायत के भी कभी सदस्य नहीं थे। तो इनको अपनी खुद की राजनीतिक जमाने के लिए राम मंदिर का आंदोलन, जिसके कारण जिस गोधरा में 57-58 शवों को जलना, फिर उन शवों को लेकर इन्होंने यात्रा निकालना, उसको आप आंदोलन बोलेंगे या क्या बोलेंगे वो खुद जाने, वो तय करेंगे, मैं उनके ऊपर छोड़ देता हूँ। फिर उसके बाद में गुजरात में इन्होंने 28 फरवरी से जो कुछ किया या करने दिया या होने दिया, 3000 आर्मी अहमदाबाद एयरपोर्ट पे आके बैठी हुई थी उसके बावजूद। अब इसको वो आंदोलन बोलेंगे या क्या बोलेंगे ये वो तय करे। पर्जनिया से लेके गुजरात का ऊपर फिल्म को अंबार लगा हुआ है, वो खुद भी देखते होंगे या पता होगा उनको। तो ये सब चीजें जो भी की गई है, और आज वर्तमान में जो राम मंदिर के नाम पे जो गली गली कुचे कुचों में जो चल रहा है, हाथ में रसीदें लेकर, कौन सी रसीद सही और कौन सी गलत, ये जो पूरा देश भर में इन्होंने माहौल बना दिया है। ये प्रधानमंत्री के बनने के बाद से गोहत्या को लेके जिस ढंग से गोरक्षक निकले हुए थे, ये खुद बोले थे कि ये गोरक्षक कम और गुंडे ज्यादा है, ये सब चीजें। इसके बावजूद वो आदित्यनाथ नाम का आदमी, जिसको एमपी पद से निकाल के उसको वहां पर मुख्यमंत्री पद पे बैठाया है, उस आदमी के वहां जाते ही वहां पर सहारनपुर में जो दंगा हुआ था और उसको कुचलने का जो काम किया गया है, और जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में तथाकथित हिंदू वाहिनियां और क्या क्या राजपूत और क्या क्या कौन से नाम दे देकर चलने वाली जो चीजें हैं, इन चीजों को नरेंद्र मोदी कौन से कैटेगरीज में देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस शाहबानों को या आंखें गीली कर करके मुस्लिम महिलाएं का ड्रामा करके इन्होंने जो राजनीति, सवाल कानून का नहीं आस्था का है का नारा, ये बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि की देन नहीं है, ये शाहबानों के बात की देन है। और उस नारे को हाईजैक करके 1985, 86, 87 से जो सोमनाथ से रथों का जो दौर शुरू किया गया, वो आंदोलन था या आंदोलनखोर लोगों की कोशिश थी या आदमखोर लोगों की कोशिश थी या आंदोलन जीवी की कोशिश थी, जिन रथों के ऊपर नरेंद्र मोदी जी के फोटो मैं आपको देने वाला हूं, उसको ये क्या बोलेंगे। और इनकी स्मृति ईरानी से लेके इनके दुनिया भर के लोगों ने गैस की कीमतें बढ़ने से लेके, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से लेके, जो जमीन पे बैठ बैठ के जो रास्ता जाम और जो जो किए है, इनको ये क्या बोलेंगे। इनके लाइफ के 70 साल के 71 साल के दौर में 20-22 साल अगर माइनस कर दे तो बाकी का इनका लाइफ लगभग मेरे जैसा है, इसको वो किस कैटेगरी में डालेंगे। और आने वाले दिनों में ये कोई अमर पट्टा लेके आए नहीं है। जब 25 साल के बाद में हिटलर को भी खुद को अपने कनपट्टी पे गोली लगा के मर जाना पड़ा, उसको इटली वाले को जब खुद को पेड़ पे टांग दिया लोगों ने, मुसोलिनी को, जब 2 तानाशाहों का यह हश्र हो सकता है, तो नरेंद्र मोदी की जाड़ की पत्ती है, जनतंत्र का तगजा है। अभी 1 महीना भी नहीं हो रहा, इन्हीं के बहुत यार थे ना, जिसके लिए करोड़ों रुपया खर्चा करके मोटेरा स्टेडियम में इन्होंने भीड़ इकट्ठा की थी, जिसके लिए हाउडी मोदी करने के लिए गए थे। नमस्ते ट्रम्प। भारत के पहले या विश्व के इतिहास का पहला कोई चुनाव होगा जिसमें कोई विदेश का बंदा प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए चुनाव प्रचार में जाता है। और 2 मामूली सी लड़कियों के ट्वीट के ऊपर से इनका परराष्ट्र मंत्रालय से लेके इनकी दुनिया भर के सभी डिपार्टमेंट्स इतने चौकस हो जाते हैं। और डोकलाम में आके बैठा हुआ है तुम्हारी छाती पे, और खाली बैठा हुआ नहीं है, कदम दर कदम आगे चला जा रहा है, गांव के उसमें हिम्मत नहीं, उसके साथ झूला झूलते रहते हो उल्टा अहमदाबाद में बुला के। किसको आग बता रहे आप, किसको देश प्रेम की बात बता रहे। आपका WWF वाला नूरा कुश्ती वाला मामला चल रहा है, आपका देश प्रेम का जो ढोल जो आप पीट रहे हैं ना, ये देशद्रोह वाला पूरा मामला लगता है मुझे, क्योंकि देशभक्ति की ऐसी रट लगाते हुए हमने आज तक किसी को नहीं देखा है। जितना वर्तमान 6 सालों में देशभक्ति का मैं गान सुन रहा हूं ना, मैंने आजादी के दौर से कभी तक। और कौन है ये लोग, ये वही लोग हैं जब बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 को लाहौर में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित करने के बाद में ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके साथ मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बन के बैठता है।
ये कौन से राष्ट्रभक्त है? और ये वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है जिसने 1942 के आंदोलन वाले को कैसा निपटना चाहिए करके उस समय के गवर्नर को लिखे हुए खत है ना। किसको बता रहे हैं ये देशभक्ति की बातें? और आपातकाल में भी प्रीतम जी ये हम लोगों के साथ में थे। आपातकाल में इनके उस समय के जो संघ प्रमुख थे ना, बाला साहब देवरस, येरवड़ा जेल में, आज भी येरवड़ा जेल के आर्काइव्स में इनका माफीनामा इंदिरा जी को एक नहीं दो लिखे हुए हैं। विनोबा जी को भी लिखा हुआ है कि विनोबा जी आप इंटरवेंट कीजिए, और इंदिरा जी को लिखा हुआ है कि हम आपका 21 कलमी कार्यक्रम को अमल लाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। जिस वीर सावरकर का ये गुणगान गाते रहते हैं, उस वीर सावरकर ने जेल की सलाखों में जाने के 6 महीने के भीतर में रानी को जो खत लिखना शुरू किया ना, बाहर आने तक 6 खत लिख चुके हैं। 6 के 6 खत आर्काइव्स में मौजूद है। और उन खतों में रानी की तारीफ की जो पुल बांधे वीर सावरकर ने, और ब्रिटिश एम्पायर को मजबूत करने के लिए मैं क्या क्या योगदान दे कर सकता हूं, ये लिखने वाले लोगों के मुंह में देशभक्ति शोभा नहीं देता है प्रीतम जी। किसको देशभक्ति और देशद्रोही का सर्टिफिकेट ये लोग देंगे? और जिस आदमी की जिंदगी 33 साल की 2015 में भारत में आने के बाद 1948 30 जनवरी तक आज़ादी के लिए अपनी एक एक कण जिसने खर्चा किया होगा, उस आदमी को मारने वालों को हम देशभक्ति बोलने देंगे? दूसरों को देशद्रोह बोलने देंगे? और किन लोगों को ये उकसा रहे, किन लोगों के मुंह से क्या क्या निकाल रहे हैं लोग? बिल्कुल, उस पर हम आएंगे। इसके साथ और एक शब्द प्रचलित बहुत हो रहा है, प्रोपोगंडा, कि हर चीज का प्रोपोगंडा हो रहा है। जो संसद में विरोधी बैठे हैं सत्ता के, वो किसी आंदोलन का हाथ में लेके, किसानों को हाथ में लेके, मजदूरों को हाथ में लेके प्रोपोगंडा चला रहे हैं। और जिसका जिक्र आपने किया कि छोटी छोटी लड़कियों ने ट्वीट किया, रेहाना का मामला रहे या हैरिस का मामला रहे, फुटबॉल प्लेयर्स जो है विश्व विख्यात, उन्होंने भी इस आंदोलन के लिए ट्वीट किए हैं। और ये सारे के सारे ट्वीट जो है, इसको एक प्रोपोगंडा कहा जा रहा है। रेहाना ने जो लिखा तो उसका पूरा केस हिस्ट्री इन्होंने फेक हिस्ट्री उस पे अपलोड किया है कि उसके पिता जो है पाकिस्तान के है, माता जो है चाइना की है, और उसके चाचा कश्मीर के हैं, और इसलिए रिहाना पाकिस्तानी है, और इस तरह के ट्वीट कर रही है। वो वैसी नहीं है, वो छोड़ दो जी। लेकिन है, पाकिस्तान के किसानों ने 26 जनवरी के दिन वाघा बॉर्डर तक ट्रैक्टरों का, हजारों ट्रैक्टरों का मोर्चा लगाया था, जिनको मैं जानता हूं। भारत पाकिस्तान पीपल्स फोरम का पाकिस्तान काउंटर पार्ट हमारा जो है, वो हजारों ट्रैक्टर लेके वाघा बॉर्डर पे आए थे, और मैंने उनका तहे दिल से स्वागत किया था और धन्यवाद ज्ञापन किया था। मैंने वो कविता कही ना, अन्याय घडो शेजारी की दुनियाच्या बाजारी धावून तिथे जाऊ। हम इस तरह के लोग हैं। अगर पाकिस्तान के किसान भारत के आंदोलन को समर्थन देने का काम करते हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी बगैर बुलाए नवाज शरीफ के बर्थडे में बगैर प्रोटोकॉल का पालन किए, कितना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क था। देश का पहले पद पे बैठा हुआ आदमी अचानक लैंड करता है इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे, और नवाज शरीफ को बर्थडे गिफ्ट करता है। ये गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं है? उस समय पाकिस्तान नहीं नजर आ रहा था? आमों की टोकरी एक दूसरे को लेने देने का काम, माँ को सफेद साड़ी लेकर अपनी माँ को देने का काम, अरे किसको बता रहे हैं आप? वेद प्रकाश वैदिक जैसे पत्रकार को, जो आप ही का भाट है, उसको किस लिए भेजा था आपने पाकिस्तान में? पाकिस्तान का वीसा मिलना इतना आसान नहीं प्रीतम जी। मैं भारत पाकिस्तान पीपल्स फोरम का फाउंडर हूं। मुझे 10 बार के वीसा एप्लीकेशन में सिर्फ 2 बार इजाजत मिली है। इतना मुश्किल है। अमेरिका का वीसा मिलता है, कहीं भी दुनिया का वीसा मिलता है आसानी से, लेकिन पाकिस्तान का मिलता नहीं। इतने आसानी से इनके लोग पाकिस्तान आते जाते हैं, ये सब क्या मामला है भाई? और 1 मिनट के लिए कौन सा कनेक्शन किसका क्या है, ये लोगों का डीएनए अगर ये ढूंढ रहे हैं, तो फिर इनकी तरफ से ट्वीट करने वाले लोगों का भी डीएनए भी ढूंढिए आप कि ये कौन लोग है। यानी आपके खिलाफ में अगर कोई कुछ करता है तो आप उसकी पूरी जन्म कुंडली, मतलब वो कौन है क्या है, इससे ज्यादा मुद्दा क्या है, उसका ट्वीट का मुद्दा क्या है। उन्होंने ट्वीट में क्या कहा है कि भारत को पाकिस्तान को दे दो? उन्होंने क्या कहा है? भारत सरेंडर कर दे?
उन्होंने भारत के किसानों के लिए बोला है, जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी को खुद को आज रोना पड़ा है। वही बात उनके पहले वो एक उनकी उम्र, बच्ची की उम्र की लड़की अगर उस ढंग से कर रही है, उनका ट्वीट किसने किया, वो कौन से ट्विटर हैंडल से उन्होंने क्या क्या किया, उनके करने वाले लोग शायद इधर ही है कोई। अरे असली बात बताओ ना, आपको असल में क्या अखर रहा है। और ये ट्वीट करने वाले तो हम भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मेरा तो शायद एक दिन नहीं जाता कि जो हम इस बात पे टिप्पणी या कोई लिखने की बात नहीं कर रहे। जितना जिंदगी में मैंने नहीं लिखा होगा प्रीतम जी, जितना मैंने इन दिनों में लिखा है, एक दिन मेरा ऐसा नहीं जाता मैं सोने के पहले 1 या 2 पन्ने लिखे बगैर नहीं सोता हूँ। मेरे को किधर भेज रहे ये लोग, मेरा कनेक्शन किधर बता रहे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में मेरे पिताजी शामिल थे, और मैं होश आया तब से राष्ट्र सेवा दल का कार्यकर्ता हूँ, और अभी भी हूँ, रहूंगा, मरते दम तक रहूंगा। मेरा डीएनए क्या बताने वाले हैं। मेधा पाटकर से लेके राकेश टिकैत से लेके जो कोई भी आंदोलन में लोग हैं, या सुंदरलाल बहुगुणा से लेके, उस पर हम बाद में आने वाले हैं, जो भी इस देश की भलाई के लिए काम करने वाले, आंदोलन करने वाले लोग हैं, इनके अपने आडवाणी जी को लीजिए ना, जिनको डम करके रख दिया इन्होंने, अभी 90 साल के ऊपर चले जा रहे बेचारे, जिनकी बदौलत आज ये राजनीति में जिंदा है। अगर गोवा के कॉन्क्लेव में इनका इस्तीफा अगर मंजूर कर दिया गया होता, तो नरेंद्र मोदी नाम इतिहास में कहाँ गुम हो गया होता, ढूंढते नहीं मिलता था। वो आडवाणी जी है जिन्होंने वेटो लगा के नरेंद्र मोदी जी का राजकीय एक तरह से पुनरुज्जीवन किया है। उस नरेंद्र मोदी के प्रति इनका क्या बिहेवियर, उस आडवाणी जी के प्रति क्या बिहेवियर है। उस आडवाणी जी को आपातकाल को 40 साल होने के उपलक्ष्य में शेखर गुप्ता को कहना पड़ रहा है। 2016 के 26 जून का रिकॉर्डिंग है एनडीटीवी का, वॉक विथ टॉक। अघोषित आपातकाल शब्द इस्तेमाल किया है, और अभी मैंने कल ही रीट्वीट किया है, रीट्वीट जो आरोप ये लोग उन लड़कियों पे कर रहे हैं ना, मेरे को भी मैं कह रहा हूं कि मैंने यशवंत सिन्हा, जो इनके बहुत बड़े नेता रहे हैं, अटल जी के मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हैं, और आज भी इनका बेटा नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में है, जयवंत सिन्हा, उन्होंने कहा है इनके बारे में क्या क्या। अभी भी सुब्रमण्यम स्वामी इन्हीं की तरफ से राज्यसभा में एमपी है, और तरुण भारत का अग्रलेख मैं आपको भेजने वाला हूं, आप उसको भी दे दीजिएगा। तरुण भारत का अग्रलेख आपको विश्वास नहीं होगा, तरुण भारत ने इनके कान पकड़े हैं। इस भारत में जिस आदमी को संवेदनशीलता होगी ना, जिसको भी, वो भले आरएसएस का हो, वो भले बीजेपी का हो, किसी भी तंजीम का हो, उसको वर्तमान किसान आंदोलन के बारे में नरेंद्र मोदी की जैसी बॉडी लैंग्वेज दिखाना, विकृति हम किसी में नहीं पाएंगे। 70 दिन से ऊपर हो रहे प्रीतम जी, हड्डी तोड़ ठंड है। हम नागपुर में थोड़ी सी 1-2 डिग्री इधर उधर हो जाती तो हम लोग तुरंत हूँ हाँ करने लगते। आज 70 दिन से मेरे से भी ज्यादा उम्र दराज लोग, औरतें, बच्चों को लेकर स्कूल चलने लग गए वहां पर पैरेलल। कल ही मैं एक तंबू में स्कूल देख रहा था, कल पढ़ा रहे थे उनको। पैरेलल अस्पताल चलने लग गए प्रीतम जी, खेती करने लग गए प्रीतम जी, कांटों के ऊपर प्रीतम जी, कीलों के ऊपर फूल उग रहे हैं, फूल उगाने शुरू कर दिए हैं। और वो 26 जनवरी वाला जो सिद्धू है, दीप सिद्धू, नरेंद्र मोदी के साथ उसके फोटो है, अमित शाह के साथ उसके फोटो है, मंत्रणा करते हुए 1 to 1, कोई भीड़ में नहीं है। क्या मंत्रणा चल रही थी भाई। मैं आवाज इंडिया के माध्यम से पूरे विश्व को पूछना चाहता हूं कि अमित शाह और दीप सिद्धू की बातचीत का लब्बो लिहाज क्या है, नरेंद्र मोदी दीप सिद्धू की मुलाकात का लब्बो लिहाज क्या है। और वो दीप सिद्धू जो सनी देओल के गुरदासपुर लोकसभा क्षेत्र का चुनावी प्रभारी था, वो दीप सिद्धू उस पोल पे चढ़ के खालिस्तान का झंडा जब लगाता है, लाल किले के उस पोल के बगल में के दूसरे पोल के ऊपर प्रधानमंत्री कुछ ही घंटा पहले झंडा लगा के गए। तिरंगा झंडा निकाला नहीं है,
दूसरे खाली पोल के ऊपर उसने झंडा लगाया। ये भी बात मैं स्पष्ट कर दूं, ये जो तिरंगे का अपमान, तिरंगे का इनको कितना सम्मान है, तिरंगे के झंडे जलाने वाले इनके लोगों के फोटो अगर बताऊंगा ना, आग लग जाएगी देश में। ये नागपुर का जो हेडक्वार्टर है ना अपने बगल में, ये नागपुर के हेडक्वार्टर में अभी अभी कल परसों तक तिरंगा झंडा नहीं फहराते थे। क्यों? क्योंकि इनके जो 30-35 साल जो रहे संघ प्रमुख माधव सदाशिव गोलवलकर तिरंगे झंडे के बारे में साफ साफ बोल चुके हैं, ये हमारा झंडा हो नहीं सकता है। हजारों सालों से हमारा भगवा झंडा रहते हुए ये जो तिरंगा झंडा, और इसमें का अशोक चक्र, कौन है अशोक चक्र? इस देश के इतिहास की विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाला अशोक चक्र है। और वो जो शेर है वो कौन है? इस देश के बुद्ध काल के ये अवशेषों को देखिए, इनकी चालाकी। एक तरफ गौतम बुद्ध को 11वां अवतार बोल के, विष्णु का अवतार बोल के, लेकिन उसी गौतम बुद्ध की विरासत के प्रतीकों को कैसी ये लोग, इन्होंने अपनी किताबों में लिखित में है, हु द नेशन डिवाइड और वी, मैं प्रमाण के साथ बता सकता हूं आपको। और ऑर्गेनाइजर के 30 नवंबर और 29 नवंबर के इश्यूज को निकाल लीजिए 1949 के, जिस दिन बाबा साहब ने संविधान की घोषणा की थी। मनुस्मृति के रहते हुए भीम स्मृति को लाने की क्या जरूरत थी? और ये देश विदेश की संविधानों के नकल करके बनाई हुई गुदड़ी है। और तिरंगा झंडा हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। ये लिखने बोलने वाली तंजीम के लोग, जिस तंजीम के उम्र के 50 साल तक नरेंद्र मोदी प्रचारक थे, यानी अपनी उम्र का सबसे बेहतरीन समय इस आदमी ने प्रचारक के तौर पे इस्तेमाल किया है, जिन्होंने कभी तिरंगे झंडे को प्रणाम नहीं किया है। ये तिरंगे की क्या बात कर रहे? ये कौन करता है? जो चोर होता है ना, उसी के मन का ये चोर बोल रहा है। बिल्कुल। आजादी के आंदोलन में ये लोग निर्णय लेकर नेताजी को मिलने गए थे ना, नेताजी के घर पर, ये अभी नेताजी की 125वीं बात के लिए गए थे ना। नेताजी के एक संस्मरण में इसी नागपुर का आपको बता देता हूं। नेताजी जर्मनी जाने के पहले इसी नागपुर में आए थे। केशव बलिराम हेडगेवार, आरएसएस के संस्थापक, जिसको मिलने के लिए उन्होंने ये कोशिश की थी कि अगर ये रेडीमेड दल संघ अपने को मिल जाता है तो आजाद हिंद सेना के लिए इधर उधर हाथ मारने की क्या जरूरत है। ये आदमी भरे गर्मी में कंबल सर के ऊपर से ओढ़ के सो के पड़ा रहा और अपने शिष्यों को बोल दिया कि नेताजी को बोल दो मैं बहुत बीमार हूं, मैं बात नहीं कर सकता हूं। और ये नेताजी आने के पहले खिलखिला के हंस रहे थे। और ये मैं नहीं, बाला साहब हुद्दार, आरएसएस स्थापना के पहले सचिव, आरएसएस के संघ प्रमुख नंबर 1 और नंबर 2 सचिव, अभी वो सब नाम बदल गए हैं। वो बाला साहब हुद्दार जो बाद में फ्रैंको के खिलाफ लड़ने के लिए भी गए थे, वो बाला साहब हुद्दार बाद में संघ से ये भी हो गए थे, दूर भी हो गए थे। उनके संस्मरणों के हवाले से मैं बोल रहा हूं, मैं अपनी जेब से नहीं बोल रहा हूं। और ये बाला साहब हुद्दार का संस्मरण आपको मैं अंग्रेजी पत्रिकाओं के संदर्भ दे के आपको दे सकता हूं। और उन्होंने लिखा कि आए हुए नेताजी को खाली हाथ लौटना पड़ा है, और तब उन्होंने विदेश की जाने की पहल की और वो मरे। एक तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरने के लिए भी ये लोग जिम्मेदार है। अगर ये सचमुच इतने देश को प्रेम करने वाले देश प्रेमी होते तो नेताजी सुभाष चंद्र के आजाद हिंद सेना में शामिल होकर इन्होंने देश की आजादी के लिए लाठी काठी काय के लिए, भोसला मिलिट्री स्कूल काय के लिए बनाया आप लोगों ने? ये जो आप लोग क्या बोला है मोहन भागवत कि हमको 2 दिन का समय दो, हम अभी पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, ये इनका वक्तव्य इसे नागपुर से। अगर इतना ही बहादुरी का शौक है इनको, मुसलमानों को मारने का रिकॉर्ड छोड़कर इनके रिकॉर्ड में भारत के बचाने के, भारत के लिए कुछ करने के कोई एक उदाहरण अगर ये लोग हाथ रख के बता देना तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सर, इस चर्चा के अंतिम दौर में है, एक तरफ आंदोलन चल रहा है, आंदोलन को रोकने की कोशिश की गई, उसको खालिस्तानी आतंकवादी बनाने की कोशिश की गई,
उसको डिस्ट्रॉय कैसे किया जाए, अपने लोग प्लांट करके इस तरह के तिरंगे का अवमानना करने, पूरा मीडिया लगाकर इस बात को, और इस बात पर राकेश टिकैत को रोना पड़ा। ये कहना पड़ा पानी बंद करने के बाद कि गाँव से पानी आएगा तब मैं पीऊँगा। अब राकेश टिकैत कह रहे हैं कि मेरी घरवासी तब होगी जब मेरे तीनों कानून वापस होंगे। आपको क्या लगता है इस तरह का जो रवैया है, सरकार का जो रवैया है, जो पतन और दमन का रवैया है, इसके वजह से क्या ये किसान आंदोलन, सिर्फ किसान आंदोलन नहीं, भविष्य में जितने भी आंदोलन होंगे, क्या ये टूट सकेंगे या आंदोलन की प्रक्रिया देश से खत्म होगी इस तरह के बर्ताव से? मानवीय स्वभाव का अध्ययन अगर नरेंद्र मोदी ने थोड़ा भी किया होगा ना, दुर्दैव से उनकी फितरत में अध्ययन शब्द है ही नहीं। वो बहुत कुछ किताबें अपने टेबल पे रख के लोगों को जब जाते हैं उनके ऑफिस में तो बहुत प्रभावित करने के लिए बताते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो एक पन्ना या एक लाइन भी पढ़ते होंगे। इंसान की जो फितरत होती है ना, गेंद होती है ना रबर की, आप जितना दबाओगे उतनी उछलती है। आंदोलनों को दबाने के विश्व के बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन ये जो अनूठे अनूठे उदाहरण नए नए इन्होंने ईजाद किए ना, ये सिर्फ इनकी इनकी फर्टाइल दिमाग की उपज है। खड्डे खोदना, रस्तों को कीलों से ये कर देना, दुनिया भर की बाड़े लगा देना, इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड कर देना, पानी बंद कर देना, बिजली तोड़ देना, ये जो इनकी अपनी जो एक प्रतिभा का जो नया आविष्कार ये कर रहे हैं, इसी की बदौलत आंदोलन आज 26 जनवरी के बाद में जिस ढंग से गति पकड़ा है ना, इसकी ये कल्पना भी नहीं कर सके। इनके आईडी, सीबीआई, जो भी कुछ तथाकथित सर्विलेंस के लोग हैं, उनके सबके अंदाज गलत निकल गए। रात को 12 बजे चूल्हे पर का खाना छोड़ छोड़ के लोग निकले ट्रैक्टरों पे, ट्रॉली पे, पानी के घड़े ले लेके। ये आंदोलन ने 26 जनवरी के बाद में एक तरह से पुनर्जीवित होने का काम किया है। जिस 26 जनवरी के बहाने इन्होंने कुछ अपने गुर्गों को भेजकर उस आंदोलन को बदनाम करने के लिए जो खास आईटीओ से लेके 26, मैं आज आवाज इंडिया पर खुल के बोल रहा हूं कि लाल किले की घटना और आईटीओ की घटना, आईटीओ है पुलिस, दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर, कोई साधारण घटना नहीं। आईटीओ है भारत के सभी मीडिया अखबारों का हब, वहां से सब अखबार निकलते हैं, नेशनल हेराल्ड से लेके, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके, इंडियन एक्सप्रेस से लेके, दुनिया भर के दफ्तरों का वो पूरा बहादुर जफर रोड भी उसको बोलते हैं, वो जो ऐसा 90 डिग्री का ट्रायंगल है, उस तरफ आप जाओगे उल्टी तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, बहुत की पोजीशन वाली जगह है। इस जगह तक इतनी चौकस दिल्ली पुलिस, जो दिल्ली पुलिस के रहते हुए दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर के सामने का ये नजारा बता रहा हूं मैं। वो ट्रैक्टर जो राउंड राउंड कर रहा है वो दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर के सामने की घटना बता रहा हूं मैं। और मैं देख के हैरान हूं क्योंकि मैं 50 साल से दिल्ली आना जाना कर रहा हूं। दिल्ली मेरे नजर के सामने है, एक एक डेवलपमेंट। और आईटीओ तो मैं ठहरता हूँ गांधी पीस फाउंडेशन दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में, जहां से जयप्रकाश नारायण को 25 जून 1975 को अरेस्ट किया था, वो हमारी दिल्ली में ठहरने की जगह है और वो आईटीओ ही आता है। और इसलिए आईटीओ जैसी जगह को हम जितना जानते हैं उतना बहुत कम दिल्ली को जानते हैं। और उस आईटीओ में ये पूरा हुजूम पहुंच जाना, 30-40 ट्रैक्टर को बर्बाद करने का बजट किसका है? ये कौन से ट्रैक्टर है? इनके नंबर प्लेटों के ऊपर क्या क्या लगाया गया था? वो ओरिजिनल नंबर प्लेटें नहीं थी प्रीतम जी। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि 26 जनवरी का लाल किले का ध्वजारोहण की जगह जबरदस्त सर्विलेंस में होती है। वैसे ही दिल्ली का लाल किला जो है वो आर्मी के कब्जे में है, भले आज प्राइवेट एजेंसीज को दिया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आर्मी है। और 26 जनवरी के दिन, 15 अगस्त के दिन वहां तो बहुत कड़ा बंदोबस्त होता है। झंडा फहराने की जगह तक 100, 200, 500 लोग चल कैसे गए? और चल जाने के कारण जो भी कोई और जिम्मेदार होंगे उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है? दीप सिद्धू से लेके दूसरा कौन है और एक लखा, ये दोनों के ऊपर कौन सा लुकआउट नोटिस जारी किया गया? जो लुकआउट नोटिस अन्य आंदोलनकारियों के ऊपर लगाया गया है। और अभी जो पुनिया बाहर आया है जेल से कल परसों, जो अपने पूरे पाँव से लेके हाथ तक जो पूरा नोट्स लेके आया है, वो पुनिया जो किसानों की कहानियां बता रहा है, नरेंद्र मोदी जी को विश्व के पटल पे मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं रखेगा।
क्योंकि अन्नदाताओं के साथ में उन्होंने दिल्ली पुलिस के द्वारा, अमित शाह के द्वारा जो कुछ कांड किया हुआ है वो अंग्रेजों को भी मात देने वाला है, वो इंदिरा गांधी जी की भी पुलिस को मात देने वाला है। हम भी आपातकाल के विक्टिम हैं, हम भी जेल में रहे हैं, हमें भी हथकड़ियां पहनाई गई है। लेकिन ये वर्तमान जो दौर चल रहा है, और ये मैं अभी का नहीं, मैं 2014 में ये सत्ता में आने के बाद जो जेएनयू, जो जामिया मिलिया, जो अलीगढ़, फिर एनआरसी और जो देश भर में विभिन्न तरह के आंदोलनों के साथ इन्होंने जो व्यवहार किया है, वो चंगेज खान को या नादिर शाह को या हिटलर को, ईदी अमीन को, मुसोलिनी को मात देने वाला है। ये विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं आंदोलनों को कुचलने का, जो कि ये खुद आंदोलनों की पैदाइश है। अगर ये जेपी आंदोलन में नहीं शामिल हुए होते, नवनिर्मल आंदोलन में शामिल नहीं हुए होते, और अन्ना आंदोलन के भी आखिरी दौर में ये लोग शामिल थे। ये दावा कर रहे, मोहन भागवत का मैंने स्टेटमेंट देखा है, मैं दे सकता हूं आपको, कि अन्ना नतद्रष्ट है, एहसान फरामोश है, हमने अन्ना को पूरा मदद किया। और अभी जो अन्ना 30 जनवरी को अनशन करने के लिए जो ठंडे होके बैठ गए ना, उसके लिए जो देवेंद्र फडणवीस से लेके दानवे से लेके दुनिया भर के लोगों ने जो चप्पल घिसी ना रालेगंज शिंदे जा जाकर, उसके कारण वो अभी डिक्लेयर किया हुआ अनशन रोक के बैठ गए हैं। क्योंकि अन्ना के भी आंदोलन बहुत सिलेक्टिव आंदोलन होते हैं। बिल्कुल। और आपको आश्चर्य लगेगा, मैं 50 साल का आंदोलन जीवी होने के बावजूद मैंने अन्ना आंदोलन को कभी भी दूर से भी देखा नहीं है। अन्ना आंदोलन, शरद जोशी आंदोलन, ये दो आंदोलन मेरे जीवन के, मैं आज कन्फेस करता हूँ, ये मुझे सतत संशयास्पद रहे हुए आंदोलन है। क्योंकि वो शरद जोशी भी बाकायदा IMF, वर्ल्ड बैंक से भेजा हुआ दलाल था, जिसकी बदौलत आज ये कानून बने हैं। शरद जोशी वॉज अ ड्राफ्ट्समैन ऑफ दिस बिल। शरद जोशी को मैं पायनियर बोलता हूँ। शरद जोशी वो गुनाहगार है जिसने 5 लाख किसानों की आत्महत्या उसके सर पे है। आज वो भी नहीं है, लेकिन जाते जाते वो 5 लाख किसानों को लेके मरा है, और वो सिलसिला आज भी जारी है। ये वो बिल है। और इस कारण कॉर्पोरेट्स को, नागपुर की बात कर लेते हैं आखिर में, यहाँ से कार्बो हब जा रहा है, आपको पता है बिल्कुल। क्यों जा रहा है? ये कार्बो हब 99.9 में बोल देता हूँ, ये अदानी को कल एक बहुत बड़ा वेयर हाउस बनने के लिए देने की संभावना है। मैं सीधा बोल दे रहा हूँ आपको, अंदर के सूत्रों की बात बता रहा हूँ मैं। नितिन गडकरी भले फोल्डिंग के फर्नीचर बेचने की दुकान से लाइव शुरू किया होगा, भले चाय बेच के प्रधानमंत्री कैश कर रहा होगा, भले जावड़ेकर एक मध्यम वित्त परिवार से आया होगा, भले निर्मला सीतारामन से लेके सभी मंत्रिमंडल के लोग इनके मध्य वित्त परिवार से आए होंगे, सबके सब कॉर्पोरेट के दलाल है। सबके सब पूंजीपतियों को, धन्ना सेठों को फेवर करने के लिए बजट से लेके, देश की अर्थव्यवस्था से लेके, हर तरह की परियोजनाओं से लेके, और देश के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेचने से ये देशद्रोह के काम है। ये देशद्रोह की बातें कर रहे हैं। आम आदमी का इनकम रसातल पे चला जा रहा है, और अंबानी का इनकम बढ़ते जा रहा है, अदानी का इनकम बढ़ते जा रहा है। 500 करोड़ का जुर्माना लगाने वाले जजेस को आप शिक्षा देते हो। अदानी को अगर उसने कोई वायलेशन किया तो 200 करोड़ का ग्रीन ट्राइब्यूनल का जजमेंट देने वाले ग्रीन ट्राइब्यूनल को बर्खास्त करने की बात करते हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। 6 साल की कोई एक अचीवमेंट बता दे नरेंद्र मोदी कि जिन्होंने आम आदमी के लिए कोई भले की बात की होगी। लाखों करोड़ रुपए का कर्जा, इन सब ये कर्जा माफी के लोग हैं। आपने कभी सुना इनके घरों के ऊपर कभी रेड पड़ी है? हाँ, आप यहाँ से ग्रेटा थुनबर्ग को FIR कर देते हो, और नीरव मोदी और ललित मोदी और माल्या, इनके लिए क्या कर रहे हैं आप? आपको इतनी बड़ी देशभक्ति की और आपके देश की चिंता है, आप इनको आज तक ला सके? और वो दाऊद इब्राहिम, वो तो मजे से अपना दांत कोतते हुए बैठा हुआ है जहां भी कहिए। वो क्या पता नहीं है आपको? आप एक 15-20 साल की लड़की, आप उसके लिए इतना दुनिया भर का दौड़ धूप कर रहे, दुनिया भर का उसके लिए लगा दिए। 1 लाख से ऊपर इनकी डिजिटल आर्मी है। ये 100% नरेंद्र मोदी जी की पैदाइश है। ये दिमाग नरेंद्र मोदी जी का है। 2007 में थाईलैंड की एजेंसी को इन्होंने हायर किया था।
ट्रोल नाम का शब्द जो कभी डिक्शनरी में भी नहीं मिल रहा था, तब नरेंद्र मोदी जी ने ट्रोलिंग नाम की सिस्टम सोशल मीडिया में, कैसा सोशल मीडिया कंट्रोल कर रहे हैं। सोशल मीडिया को पोल्यूट करने की शुरुआत तो नरेंद्र मोदी जी से शुरू हुई है, और ये तब सिर्फ मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री रहते हुए सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा मिसयूज करने का काम इतिहास में अगर कोई भारत के इसमें किया होगा तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये मैं स्वाति चतुर्वेदी के आई में ट्रोल नाम की किताब के हवाले से, उसने नरेंद्र मोदी जी कौन कौन से ट्रोलर को कैसे कैसे फॉलो करते हैं फोटो है, स्कैन किए हुए फोटो है उनके मैसेज के साथ, और उनको पीएम हाउस में बुला के उनका सत्कार किया हुआ है। कौन से सोशल मीडिया के कंट्रोल की बात कर रहे हैं और किनको ये सभ्यता सिखा रहे हैं। कितने बिलो बेल्ट वो ट्रोल होते हैं, और उन ट्रोलों को अप्रिशिएट करने वालों में नरेंद्र मोदी जी भी एक है। ये परवर्टेड माइंड का लक्षण है। कौन से सोशल मीडिया के कंट्रोल की बात कर रहे हैं। नंगा नाच करने वाला सोशल मीडिया एक तरफ, दुनिया भर का विरोधी दलों से लेके हमारे देश और सब तरह के लोगों को बिलो बेल्ट वार करते हुए इनकी डिजिटल आर्मी रात दिन लगी हुई है, उसके लिए कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन वही कंट्रोल किसी विनोद दुआ को, वही कंट्रोल किसी राजदीप सरदेसाई को, किसी निखिल वागले को, किसी प्रीतम बुलकुंडिया को आप, और किसी पुनिया को, मेरे ख्याल से 30 साल का भी लड़का नहीं होगा वो, अभी अभी अपना पत्रकारिता का ट्रेनिंग लेके आया हुआ लड़का है। क्या गुनाह था उसका। किसानों में रात रात दिन उस ठंड में जा जा के घुस घुस के बैठ बैठ के ग्राउंड, जिसको ग्राउंड रिपोर्टिंग बोलते हैं, एक रिपोर्टिंग होता है टेबल जर्नलिज्म जिसको येलो भी बोलते हैं, और एक रिपोर्टिंग होता है स्पॉट जर्नलिज्म। ये उन चंद पत्रकारों में से है जो जान की परवाह किए बगैर, ठंड की परवाह किए बगैर, अपने खुद के कपड़े लत्तों की परवाह किए बगैर उन किसानों में जा जा के बैठ बैठ के, और जेल में भी कमाल देखो उस लड़के का स्पिरिट की, जेल में भी गया तो उसको एकदम एक खजाना जैसा मिल गया। हजारों किसान जेल में उठा के लाए हुए थे जो देश को मालूम नहीं है, सब छुपा के रखा हुआ है, और वो उन किसानों से बात करके आ रहा और उनके नोट्स लेके आया है, और अभी एक एक सीरीज करके निकालेगा इनकी इज्जत। अन्नदाता बोल रहे, किसानों के नाम पे रोने का आज ड्रामा करके आप बोल रहे आज रोए बोलते, हाँ धो धो के रोए बोलते। तो उन्हीं किसानों में से कुछ लोगों को आपने देशद्रोह के आरोप में बंद कर दिया, उन्हीं किसानों को आपने खालिस्तानी घोषित कर दिया, उन्हीं किसानों को आपने पाकिस्तान के दलाल को घोषित कर दिया, उन्हीं किसानों को आपने नक्सलाइट घोषित कर दिया, उन्हीं किसानों को आपने क्या क्या निगालियां दी है। और वो किसान आपके मंत्रिमंडल में बैठे हुए 75% मंत्री शायद किसान परिवार से आते हैं। भारत की सेना के हमारे सीमा पे बैठे हुए जवानों का अगर आप पूरा वेरीफाई करेंगे ना, अभी वो आगे से क्या करने वाले मालूम है, आगे से अपने घर से कौन कौन सा जवान गया है उसके फोटो के साथ भी बैठने वाले हैं। क्योंकि हरियाणा पंजाब के जवान जितने सीआरपीएफ, जितने आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, उतने देश के किसी प्रदेश के नहीं है। और उन प्रदेश के लोगों को आप देशद्रोही, मतलब खालिस्तान को आप जानबूझकर हवा देकर खड़ा करना चाहते, जिस खालिस्तान का भूत 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में एक तरह से दफन हो गया था भिंडरानवाले के साथ में, उस खालिस्तान को आप हवा देने का काम कर रहे। मैं देशद्रोही की बात कर रहा हूं, ये देशद्रोह है। खालिस्तान खालिस्तान बोल के एक मरे हुए मुर्दे को जिंदा करने का पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के किसान शामिल हुए, उनको कौन से स्थान में जमा कर रहे हैं आप। चौरी चौरा को लेके आपने 4 फरवरी को आपने एक साल पहले ही बोल दिया, गोरखपुर के बगल में 30-35 किलोमीटर की दूरी पर के गांव में 4 फरवरी 1922 को किसानों ने रूलेट एक्ट के खिलाफ में एक पुलिस स्टेशन जलाया था, और नरेंद्र मोदी उनकी पीठ थपथपा रहे। उन किसानों को क्यों नहीं आंदोलन जीवी, आंदोलन खोरिया, देशद्रोही बोल रहे, क्योंकि उन्होंने तो पुलिस को जला डाला। उसके लिए आप अभी से 1 साल पहले से आप मुनादी लगा रहे, आप ढोल बजा रहे, और हो सकता 2022 में यह और ज़्यादा जोर शोर से, क्योंकि गोरखपुर आदित्यनाथ, जिस आदित्यनाथ ने यूपी से किसानों को क्या क्या तकलीफें दी है, हमारे उड़ीसा के साथी लेके गए थे किसानों का जत्था, उनको यूपी से गुजरते हुए कितने पापड़ बेलने पड़े, पूरा मेरे पास में रिपोर्ट है। और वो अभी चौरी चौरा कांड का महिमा मंडन करेंगे, वो चंपारण का महिमा मंडन करेंगे, वो बारडोली का महिमा मंडन करेंगे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का महिमा मंडन करेंगे, वो बाबा साहब आम्बेडकर का हिंदू मिल का महिमा मंडन करेंगे,
वो सुभाष चंद्र बोस का महिमा मंडन करेंगे। कितना ढोंग करोगे भाई, कितना ढोंग करोगे। 4 साल में 100 साल होने जा रहे संघ परिवार को, एक राष्ट्र पुरुष पैदा नहीं कर सके। एक राष्ट्र पुरुष छाती पे हाथ रख के बोल दे कि कोई एक देशभक्त संघ में से निकला होगा। उल्टा देशद्रोहियों की लिस्ट बता सकता हूं मैं। तो ऐसे संगठन को किसी को देशद्रोही का आरोप करना नैतिक अधिकार नहीं है प्रीतम जी। बिल्कुल, तो ऐसे जो संगठन है जिसने अपने तमाम जो पड़ाव गए हैं उसमें एक भी देशभक्त पैदा नहीं किया, जिनके मुख्यालय पर कभी तिरंगा नहीं लगाया गया, ऐसे लोगों को ना तो देशभक्ति की बातें शोभा देती है, ना तिरंगे के आदर करने की बातें शोभा देती है। और आंदोलन का जिक्र जो हम कर रहे थे, आंदोलन जीवी, तो ये आंदोलन चाहे आप कितना भी दबाए, ये दब नहीं पाएगा। चाहे किसानों का, चाहे दलितों का, चाहे अल्पसंख्यकों का, चाहे मजदूरों का, आप जितना आंदोलन को दबाएंगे उतना ही आंदोलन नई ताकत के साथ उभर कर आएगा। इस विषय पर हमारे साथ डॉक्टर सुरेश खैरनार साहब, इन्होंने मार्गदर्शन किया, बहुत सारे तथ्यों को सामने रखा आंदोलन के बारे में, चाहे जेपी आंदोलन हो और तमाम दलित आंदोलन से लेके बाकी आंदोलन पर एक कटाक्ष डाला। सर, आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद। आखिरी एक तरह की वो कहानी है जी, फोनिक्स नाम का एक पक्षी, माइथोलॉजी है, बिल्कुल, वो जल के फिर जिंदा फिर होता जिंदा है। होता है। तो आंदोलनों को भी वही फितरत है। आंदोलन आग लगाने से, कांटे लगाने से आंदोलन मरते नहीं है और जिंदा होते हैं। ये वर्तमान किसान आंदोलन उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। धन्यवाद आपको। धन्यवाद। देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी।